Hello students, welcome to home classes. In the previous video, we discussed the basics of depreciation, its meaning, basic concept of depreciation, its meaning, the need and the factors of the depreciation. In this video, we will be discussing the methods of charging depreciation. In our syllabus, there are only two methods, straight line method and written down value method. Today, we are discussing the straight line method of depreciation. Under this method, a fixed proportion, a fixed amount of the original cost of asset is written off annually so that by the time asset is worn out, its value in the books is reduced to zero or residual value. This method is also known as the fixed installment method और the original cost method. एक फिक्स्ड अमाउंट एनुअली राइट ऑफ किया जाता है क्योंकि जैसे जैसे एसेट को यूज़ किया जाता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. तो एक फिक्स्ड डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है एवरी ईयर. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ़ द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज़ 5 lakhs एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10%. तो डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 50,000 पर एनम. 5 lakhs पे 10% डेप्रिसिएशन हमारा 50,000 पर एनम हमें राइट ऑफ करेंगे, हम चार्ज करेंगे 50,000 हर साल एनुअली पर एनम. लेकिन अगर एसेट यूज़ हुई है 9 months, अगर एसेट्स हमारी 9 months के लिए इस्तेमाल की गई है तो 50,000 इज़ फॉर द फुल ईयर, तो ये हम 9 months का ही डेप्रिसिएशन लेंगे. 50,000 इंटू 9/12, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 37,500. दिस डेप्रिसिएशन इज़ फॉर द 9 months. हमने डेप्रिसिएशन उतना ही लेना है जितने टाइम पीरियड के लिए एसेट यूज़ की गई है. तो इफ एसेट इज़ यूज्ड फॉर द 9 months, देन द डेप्रिसिएशन विल बी 5 lakhs into 10% into 9/12. Because the asset has been used for 9 months only, then the depreciation will be 37500. Now, if the percentage of the depreciation is not given, अगर percentage नहीं दिया गया है तो हम इस तरह से, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. तो हमारा फॉर्मूला था एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन किस तरह से निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. और मैंने बताया था ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है. इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस. परचेज के टाइम जितने हम खर्चा करते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, वो भी ऐड होंगे. कोई इंश्योरेंस है, कोई इनकम टैक्स है, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है. तो सभी कॉस्ट को ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस. ठीक है. एट द टाइम ऑफ द परचेज, जब आप उसको परचेज करते हो, जब आप उसको वर्केबल कंडीशन में लाओगे, उस समय तक जितने भी खर्चे आपके आएंगे वो एसेट में ऐड हो जाएंगे. तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड ऑल दोज एक्सपेंसेस. ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया. देन द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ये भी डिस्कस किया है. स्क्रैप वैल्यू इज़ दैट वैल्यू, वो वैल्यू जो हमें लास्ट में जब उसकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाती है. एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स इन ईयर, जो उसकी एसेट की लाइफ है, जितने समय तक वो एसेट काम में रहेगी, काम करती रहेगी, उसकी हम जो कैलकुलेट करते हैं कि इसकी कितनी एस्टिमेटेड लाइफ है एसेट की, कि कितने समय तक ये वर्केबल कंडीशन में रहेगी. से इट इज़ 10 years और 15 years. तो आफ्टर दैट पीरियड, तो जितना उसका सेल प्राइस होगा आफ्टर दैट पीरियड, इफ़ वी सेल दैट मशीन, इफ़ वी सेल दैट एसेट, तो उस समय जितने पैसे हमें मिलेंगे दैट इज़ नाउन एज द स्क्रैप वैल्यू और द रेजिड्यूल वैल्यू. ठीक है. तो एट दैट टाइम, आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट्स, उस समय के बाद जब हमें जो भी प्राइस, हमें उसको सेल करने पे जो भी प्राइस हमें मिलेगा, दैट इज़ नाउन एज द स्क्रैप वैल्यू और द रेजिड्यूल वैल्यू. दीज ऑल टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. तो इस तरह से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू and divided by the estimated life of the asset in years. Now,
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम किस तरह से निकालेंगे, एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में किया था, हमारा एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 50,000 था और कॉस्ट हमारी 5 lakhs थी, तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 5 lakhs इंटू 100, तो ये हमारा 10% आएगा। देखिए एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन से इट इज़ 50,000 एंड कॉस्ट ऑफ एसेट से इट इज़ 5 lakhs इंटू 100, ठीक है। तो ये जो भी आएगा हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और एनुअल डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दी है तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे बाय दिस फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स। Now this concept will be more clear with the help of this example. It is the problem number 3 of your book. A generator set is purchased for rupees 2,10,000. तो एक समरी, सबसे पहले जो क्वेश्चन करना है उससे पहले हमें समरी बना लेनी चाहिए। तो 2,10,000 का हमने एक जनरेटर सेट परचेज किया है ऑन 1 October 2017। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 October 2017 a generator set is purchased for rupees 2,10,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन एनुअली देनी है अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 10 years। परसेंटेज इज नॉट गिवन, परसेंटेज इज नॉट गिवन, तो 10 years यूजफुल लाइफ भी दी हुई है, रेजिडुअल वैल्यू भी दी हुई है 10,000, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड प्रिपेयर द जनरेटर सेट अकाउंट फॉर द ईयर 2017-18, हम 1920 तक, 17-18, 18-19 3 साल का बनाना है हमें, 2017 और 18, 2018 और 19, 2019-20 3 साल का जनरेटर सेट हमें की जो अकाउंट है इस एसेट का, जनरेटर सेट का हमें अकाउंट भी बनाना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हमें फाइंड आउट करना है, डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करना है हमें। तो ये देखिए हम पहले किस तरह से करेंगे, पहले हम ये इस फॉर्मूले से, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो दिया नहीं हुआ, तो हम इस फॉर्मूले से हमारा डेप्रिसिएशन निकलेगा, एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स इन ईयर्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे फोल्ड करके रख लेते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट है हमारी 2,10,000, 2,10,000 हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है हमारी, स्क्रैप वैल्यू इज़ 10,000 एंड यूजफुल लाइफ इज़ 10 years, ठीक है। ये देखिए जनरेटर सेट की जो कॉस्ट है 2,10,000 है, इसमें कोई भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस नहीं लिखा हुआ, कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, तो दिस इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, देन दिस इज़ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, देन रेजिडुअल वैल्यू 10,000। तो जो हमारा फॉर्मूला था वो आप इस तरह से लिखेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट बनाएंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लीजिए एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, तो पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद ये हमारा आ जाएगा ओरिजिनल जो कॉस्ट है उसकी दिस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। 2,10,000 माइनस 10,000, ये 2 lakhs हो गया हमारा डेप्रिसिएबल अमाउंट अपॉन 10, तो ये हमारा आ जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन इज 20,000, एनुअल डेप्रिसिएशन इज 20,000, तो 20,000 हर साल हमें राइट ऑफ करना है। नाउ नेक्स्ट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हमें निकालना, उन्होंने पूछा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन किस तरह से निकलता है, एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने अभी निकाला 20,000, कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 2,10,000 इंटू 100, ठीक है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा हमारा 20,000, ठीक है। और हमारी जो है देन
एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। तो जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी आएगी, ये हम 2 लाख आएगी, 2,10,000 माइनस स्क्रैप। तो जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो हम लेंगे यहाँ पे, तो वो हमारा आ जाएगा 2 लाख इंटू 100। तो ये हमारी 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का कॉस्ट ऑफ द एसेट और अपॉन कॉस्ट ऑफ द एसेट अपॉन हमारा है दिस एनुअल डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू 100। ठीक है, annual rate of depreciation upon cost of the asset into 100. So this is the formula for the rate of depreciation. Amount of depreciation, annual amount of depreciation upon cost of the asset into 100. तो 20,000 हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन था, ये हमने यहाँ से निकाला था। उसके बाद हमारी जो एसेट की कॉस्ट है दैट इज़ 2 लाख, और उसके बाद हमारा इंटू 100 कर दिया, तो 10% हमारी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और ये जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, इसमें स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद हम लेंगे 2 लाख। ठीक है, तो ये हमारा आ गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ वी विल प्रिपेयर द जनरेटर सेट अकाउंट। तो ये हमारा जनरेटर अकाउंट है। सबसे पहले जनरेटर अकाउंट है, इसका क्वेश्चन आप देख लो। क्वेश्चन है अ जनरेटर सेट इज़ परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017। 1 अक्टूबर तो कितने महीने के लिए इस्तेमाल हुआ पहले साल, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 6 मंथ्स ओनली। तो फर्स्ट ईयर जो जनरेटर सेट है ये हमने 6 मंथ्स ही इस्तेमाल किया है। तो जब हम ख़रीदते हैं तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है, जब हम ख़रीदते हैं एसेट तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपका जो पैसा है वो आपसे गया तो बैंक को हमने क्रेडिट किया, एसेट हमारे पास आई, हमने एसेट को डेबिट किया। इंक्रीज इन एसेट सो इट इज़ डेबिटेड, तो कैश आपसे गया सो इट इज़ क्रेडिटेड। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट व्हेन एसेट इज़ परचेज्ड, तो ये एंट्री है व्हेन एसेट इज़ परचेज्ड। और जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन को हम हमेशा डेबिट करते हैं, एक्सपेंस है ये, लॉस है ये, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। तो व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द एसेट अकाउंट, जब हम एसेट अकाउंट बना रहे हैं तो एसेट को डेबिट कब करना है, जब हम खरीदेंगे, और एसेट को क्रेडिट कब करना है, जब डेप्रिसिएशन लगेगा। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एसेट को क्रेडिट करेंगे, और एसेट को डेबिट कब करेंगे, जब हम एसेट को खरीदेंगे। तो ये हम एसेट अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले हमने एसेट को ख़रीदा, तो डेट है अक्टूबर की, अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट 2,10,000 जितना इसका ओरिजिनल कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट एट द लास्ट ऑफ द मार्च 31 एट द लास्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, हम क्लोज बुक्स को करते हैं 31 मार्च को, तो उस समय हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 6 मंथ्स के लिए आएगा। तो 20,000 हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन था, तो 6 मंथ्स के लिए है ये 6 मंथ्स के लिए है ना, तो इसलिए हमारा आ जाएगा 10,000। 20,000 हमारा जो डेप्रिसिएशन था वो 20,000 था एनुअल जो डेप्रिसिएशन था 20,000 था, तो हमें 6 मंथ्स के लिए लेना है, तो हमारा 10,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख, तो ये हमारा 1 साल का क्लोज हो गया। 2,10,000 ये हमारा 1 साल का क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हमने जनरेटर सेट ख़रीदा था 1 अक्टूबर 2017, तो ये 2017 है। तो यहाँ पर 2018 को क्लोज़ हुआ, मार्च 31 2018 को क्लोज़ हुआ, अक्टूबर 1 2017 को ख़रीदा, मार्च 31 2018 को हमने क्लोज़ किया, ये भी सेम आएगा,
मार्च 31 2018 को हमने क्लोज़ किया। फिर नेक्स्ट ईयर जो हमारा आएगा वो आ गया हमारा 2018 अप्रैल 1 को हमारा यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये वाला जो बैलेंस है ये हमने ब्रॉड डाउन किया, 2 lakhs हमारा ब्रॉड डाउन हो गया बैलेंस। ठीक है, अब हमारा लास्ट ईयर 2019 एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च 31, ठीक है, जब हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, ये जो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जो है डेप्रिसिएशन हमने पूरे साल का लेना है, क्योंकि ये जो मशीन है ये पूरा साल हमने इस्तेमाल की है, तो पूरा साल इस्तेमाल की है तो डेप्रिसिएशन हम पूरे साल के लिए लेंगे। 20,000 इज़ द एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर दिस एसेट। तो उसके बाद हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो हमारा जो बैलेंस था, जो एट द बिगनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हमारा जो बैलेंस था 2 lakhs था, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया 20,000, तो हमारे पास पीछे कितना बच गया 1,80,000। तो इसको भी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ईयर हमारा अप्रैल 1 2019, ठीक है, हमें 3 साल का ही बनाना है, 17, 18, 18, 19 और 19, 20। तो यहाँ पे कितना बैलेंस आ गया, पिछले साल का बैलेंस ब्रॉड डाउन हमने कर दिया 1,80,000, और उसके बाद मार्च 31 ये 2020 है, मार्च 31 हमारा आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन फुल ईयर का हमने लेंगे, क्योंकि ये जो मशीन है पूरे साल इस्तेमाल की गई है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट दिस इज़ द एनुअल डेप्रिसिएशन 20,000 पूरे साल का लेंगे डेप्रिसिएशन। देन बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 1,60,000। हम इसको क्लोज़ कर देंगे, बुक्स क्लोज़ हो गई। हमें 3 साल का ही बनाना था, 3 साल का अकाउंट बनाना था, तो दिस वे वी हैव डन दिस जनरेटर अकाउंट, वी हैव प्रिपेयर्ड जनरेटर अकाउंट फॉर द 3 years। तो इस तरह से हमने, जब हम एसेट खरीदेंगे तो एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू बैंक से, और जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, और उतने ही महीने की डेप्रिसिएशन लेंगे जितने पीरियड के लिए वो एसेट इस्तेमाल में हुई है, जो हमने इस्तेमाल की है। तो अगर 6 months के लिए है तो 6 months का डेप्रिसिएशन लिया, अगर पूरे साल का है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लिया, और हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि पहले हमारे पास एसेट्स थी 2,10,000 की, डेप्रिसिएशन हम उस डेप्रिसिएशन हमने उस एसेट पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो उसकी कीमत रह गई 2 lakhs। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन 20,000 उसके ऊपर चार्ज किया, उसकी वैल्यू 20,000 और कम हो गई। नाउ उसकी वैल्यू है 1,80,000 एट द एंड ऑफ दिस मार्च 31, एट द टाइम ऑफ मार्च 31, 2019। तो उसके बाद हमने जब दोबारा से हमने इस ईयर 1920 ईयर में भी जब उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की हमने 20,000, तो ऑन द डेट ऑफ मार्च 31, 2020, तो उसकी जो कीमत है, उसकी जो बुक वैल्यू है इस एसेट की, वो बच गई हमारे पास 1,60,000। तो हमारी जब हम निकालेंगे, जब सेल का अगला क्वेश्चन करेंगे, तो इसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली कि हमें एट दैट टाइम ऑफ द सेल कितनी उसकी वैल्यू थी और हमने सेल करके कितना उस पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये हम आगे अगले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो आप दोबारा से देख लो कि इसकी ये कॉस्ट थी, तो डेप्रिसिएशन के बाद मार्च 31, 2018 में उसकी कास्ट 2 lakhs रह गई जनरेटर अकाउंट सेट की, और एट दिस मार्च 31, 2019 उसकी वैल्यू रह गई 1,80,000, और ऑन मार्च 31, 2020 उसकी वैल्यू रह गई 1,60,000। तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाना है और उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करती जानी है कि उस एसेट की कितनी वैल्यू रह गई आफ्टर द डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिससे हमने निकाला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी
और अगर परसेंटेज नहीं दिया हुआ हो तो हमने डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करना है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन द यूजफुल ईयर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडिशंस। जब डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस होंगी आपकी, दिस प्रॉब्लम नंबर 4, शौकत अली। Shaukat Ali purchased furniture on 1st January 2017 at a cost of 80,000. He further purchased furniture on 1st April. इसकी भी एक समरी बना लेते हैं। शौकत अली ने फर्नीचर परचेज़ किया, पहले 1st जनवरी को उसने फर्नीचर परचेज़ किया। फर्नीचर 1st जनवरी 2017 कितने का, 80,000। उसके बाद उसने फर्नीचर दोबारा परचेज़ किया 1st अप्रैल 2017 60,000 का। ठीक है, उसके बाद उसने 1st अक्टूबर 2018 को फर्नीचर परचेज़ किया 50,000 का, और 10% हमने इस पे स्ट्रेट लाइन मेथड पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो 1st जनवरी 2017 पे हमने अगर 1st जनवरी 2017 को 80,000 का हमने फर्नीचर परचेज़ किया तो कितने महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जनवरी फरवरी मार्च, खाली 3 महीने की हमें डेप्रिसिएशन लेंगे। उसके बाद 1st अप्रैल को ये ख़रीदा हमने 60,000 का जो फर्नीचर ख़रीदा, तो ये फुल ईयर का 1st अप्रैल से 31 मार्च तक फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, फुल डेप्रिसिएशन। उसके बाद जब ये 1st अक्टूबर को हमने ये 50,000 की जो फर्नीचर ख़रीदा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हमें लेनी है। तो ये हम देख लेते हैं फर्नीचर अकाउंट। दिस इज़ द फर्नीचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है आपका प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ योर बुक। तो सबसे पहले फर्नीचर हमने परचेज़ किया जनवरी 1 को टू बैंक अकाउंट, कितने का, 80,000 का फर्नीचर परचेज़ किया, और बुक्स क्लोज़ करते हैं हम 31 मार्च को, और बाय डेप्रिसिएशन आता है जब हम लास्ट में 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 10% डेप्रिसिएशन लेना है हमने, तो 80,000 का 10% 8,000 आ जाएगा, इनटू कितने महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स के लिए लेना है खाली, जनवरी फरवरी और मार्च, तो ये आ जाएगा 3/12। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,000 ओनली। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमारा आएगा 2,000 ओनली। तो बाय डेप्रिसिएशन 2,000 और बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब पीछे कितना, 80,000 है, 2,000 हमने माइनस कर दिया, तो 78,000 हमारा, इसको क्लोज कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर हमारा 78,000 आ जाएगा। यानी कि इस मशीन का हमारे पास अब बैलेंस है 78,000, 2,000 डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसकी कीमत, इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है, इसकी बुक वैल्यू जो है वो है 78,000 ऑन 31 मार्च। तो ये हमने बुक्स को क्लोज कर दिया 80,000। ठीक है, तो ये जनवरी 1 डेट है 2017, तो ये आ जाएगा 2000 नहीं 17 ही है, जनवरी 1 है ना, तो 17 ही आएगा इसका। ठीक है, 2017। तो अभी हमारा आ जाएगा नेक्स्ट ईयर 2017 1st अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 78,000। ठीक है, ये वाला बैलेंस हमने ब्रॉड डाउन कर दिया। अब हमने 1st अप्रैल को, एक मशीन ये थी, ये हो गया इसका। नाउ 1st अप्रैल 2017 को हमने 60,000 की एक और मशीन, नहीं है ये फर्नीचर है, और फर्नीचर ख़रीदा 60,000 का 1st अप्रैल 2017। तो हमने टू बैंक अकाउंट जब भी ख़रीदते हैं तो टू बैंक अकाउंट हाउ मच, इट्स फॉर 60,000। The furniture is purchased for rupees 60,000 on 1st April. On 1st April, some furniture is purchased for rupees 60,000. अब डेप्रिसिएशन लेनी है हमें। ये आ गया 31 मार्च आपका 2018, 31 मार्च 2018। अब डेप्रिसिएशन लेनी है। हमारे पास 2 मशीन है,
डेप्रिसिएशन अकाउंट, दो मशीन है हमारी। ये हमारी मशीन है 80,000 वाली मशीन है। 80,000 वाली मशीन है, इसको हमने फुल ईयर इस्तेमाल किया है, 10% डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन आ गया 8,000। ठीक है, पहली मशीन का डेप्रिसिएशन आ गया 8,000। हमने इसको अब फुल ईयर इस्तेमाल किया है, पहले खाली 3 महीने इस्तेमाल किया था, अब पूरे साल इस्तेमाल किया है, तो इसका पूरा डेप्रिसिएशन आएगा 8,000। नाउ सेकंड मशीन इज़ फॉर 60,000 और ये 1 अप्रैल को खरीदी है, ये भी पूरे साल 1 अप्रैल को और 31 मार्च तक फुल ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी, ये भी पूरा साल इस्तेमाल की है, तो 60,000 का 10% 6,000 आ जाएगा। 60,000 का 10% 6,000 आ जाएगा। तो हमारी डेप्रिसिएशन आई 8,000 प्लस 6,000, तो 14,000 हमारी डेप्रिसिएशन आ गई, दोनों मशीन्स की 14,000 डेप्रिसिएशन आ गई 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये हमारा, इसको भी टोटल कर लीजिए, इसको हम टोटल करेंगे तो 1,38,000 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1,38,000 और 1,38,000 में से जब 14,000 डिडक्ट कर देंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 1,24,000। 1,24,000। तो अब नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,24,000। अब नेक्स्ट मशीन जो हमने परचेज़ की है 2018 में ही की है, 1 अक्टूबर को 50,000 की मशीन नहीं है, सॉरी फर्नीचर। तो 1 अक्टूबर को मशीन फर्नीचर इज़ परचेज्ड टू बैंक अकाउंट। जब भी हम परचेज़ करते हैं तो टू बैंक अकाउंट फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो 50,000 से हम डेबिट करेंगे एसेट अकाउंट को, तो 50,000 फर्नीचर और हमने ख़रीदा। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन लेंगे 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास 3 फर्नीचर है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहले वाला फर्नीचर पूरे साल इस्तेमाल हुआ 8,000, दूसरा फर्नीचर 60,000 का था, पूरे साल इस्तेमाल हुआ 6,000, 10% डेप्रिसिएशन है ना, इसलिए। जो तीसरा फर्नीचर है 50,000 हमारा अक्टूबर को परचेज हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो वी हैव टू टेक द डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स ओनली बिकॉज द फर्नीचर हैज़ बीन यूज्ड फॉर द 6 मंथ्स। ये 1 अक्टूबर को हमने परचेज़ किया, तो फर्नीचर जो है हमने 6 मंथ्स की इसकी डेप्रिसिएशन लेनी है। तो 8,000 प्लस 6,000 प्लस अब 50,000 है ना, ये देखिए 50,000 इंटू 10% इंटू 6/100, तो ये हमारा आ जाएगा 2,500। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 2,500। ठीक है, तो ये हमारा 8,000 प्लस 6,000 प्लस 2,500, तो ये डेप्रिसिएशन हमारी आ जाएगी 16,500। 16,500, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च, इसको भी क्लोज कर दीजिए 174,000 174,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 157,500 175,500। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है कि जिस तरह से एडिशंस होती जाएंगी हम उसको डेबिट करते जाएंगे एसेट को, और डेप्रिसिएशन हम उतने ही पीरियड के लिए लेंगे जितने पीरियड के लिए वो एसेट हमने इस्तेमाल की है। नाउ नेक्स्ट इज़ द सेल ऑफ द एसेट। नेक्स्ट इज़ द सेल ऑफ द एसेट। सेल ऑफ द एसेट जो है हमारा, सेल ऑफ द एसेट, सेल ऑफ द एसेट में हमने क्या देखना है, सबसे पहले बुक वैल्यू निकालनी है, रिटर्न डाउन वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ये मैंने एक अभी आपको समझाया था कि जैसे ओरिजिनल कॉस्ट आपकी जो एट द टाइम ऑफ द परचेज जितनी भी कॉस्ट है हम डेप्रिसिएशन को लेस करते जाते हैं, तो वो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाती है। और एंट्रीज हैं हमारी व्हेन एसेट इज़ सोल्ड, जब एसेट को बेचते हैं तो पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट, तो पर्टिकुलरली एसेट अकाउंट, एसेट हमसे जाती है, एसेट इज़ सोल्ड,
तो एसेट हमसे डिक्रीज़ हो गई, तो एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। और ये एसेट जो हमारी कैश है, इट इज़ इंक्रीज, सो इट इज़ डेबिटेड। एंड व्हेन प्रॉफिट इज़ अर्न, प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है। लॉसेस आर डेबिटेड। इफ़ देयर इज़ लॉस देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इफ़ देयर इज़ प्रॉफिट देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। So when profit is earned, asset account debit to profit and loss account. When loss is suffered, profit and loss account debit to asset account. तो जब एसेट सेल की जाएगी तो कैश टू एसेट, जब प्रॉफिट होगा तो एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हेन लॉस इज सफर्ड प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट अकाउंट। और रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, जो ओरिजिनल कॉस्ट है माइनस डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने एक ये आपको बताया था, जैसे ये हमने क्वेश्चन किया था, जनरेटर अकाउंट बनाया था, दिस इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन हम लेस करते गए, तो ये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू ऑन March 31, 2018 इज़ 2 लाख। बुक वैल्यू ऑन March 31, 2019 इज़ 1,80,000। बुक वैल्यू ऑन March 31, 2020 इज़ 1,60,000। जब हम ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी, रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगी। दिस इज बुक वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अब